हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग हब। सो गाइस, आज मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस का पार्ट 5 यानी क्वेश्चन नंबर 53 टू 60 तक टोटल सिलेबस कंप्लीट करेंगे। देखो, पार्ट 4 में हमने 53 टॉपिक्स कवर कराए हैं। ये सारे टॉपिक्स एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। आप ज़रूर देखिए, अगर तैयारी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, आप बाद में देखिएगा। देखो, ये सब्जेक्ट ख़त्म होगा तो हम स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स और एस्टिमेट को, जिसका वेटेज भी 15 मार्क्स है। और लास्ट सब्जेक्ट रह जाएगा हमारा सॉइल मैकेनिक्स। इसके अलावा जो बाकी 8 सब्जेक्ट है वो हमने चैनल में डाल दिए हैं। प्लेलिस्ट में आपको हर एक सब्जेक्ट के 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे, जो बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करेंगे आपको अगर आप ध्यान से करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग हब। सो गाइस, अगर आप जेके एसएसबी जेई सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमने यहाँ पे मैकेनिक्स और स्ट्रक्चरल एनालिसिस सब्जेक्ट के लिए टोटल 60 टॉपिक्स हम करा रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक पार्ट 4 में 52 टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। तो आज हम 53 टॉपिक यानी क्वेश्चन से 60 तक करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो एग्जाम ओरिएंटेड है। देखो, क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट विल बी द एंड मूवमेंट ऑफ ए फिक्स्ड बीम विद ए यूडीएल ऑफ W किलोन्यूटन पर मीटर ऑफ ए लेंथ L मीटर। कह रहा है फिक्स्ड बीम है जिसकी लेंथ L है, उसके पूरे स्पैन पे W किलोन्यूटन पर मीटर यूडीएल लग रहा है, तो उसकी फिक्स एंड मूवमेंट दोनों बी एंड्स पे क्या होगी। देखो, फिक्स एंड मूवमेंट अगर यूडीएल कैरी करता है फिक्स्ड बीम तो ये होती है WL² 12। यूडीएल आ गया, L लेंथ आ गया, 12 कॉन्स्टेंट है। और वहीं अगर हमारा यही हमारा सिंपली सपोर्टेड होता, फिक्स्ड बीम होता, ठीक है, और इसके सेंटर पे W लोड लगता, तो उस वक्त फिक्स एंड मोमेंट ए बी पे और बी ए पे जो होती है वो होती है WL/8। ये देखो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा इस आपकी स्क्रीन पर। यूलर्स क्रिपलिंग लोड फॉर ए कॉलम ऑफ लेंथ L विद वन एंड फिक्स्ड एंड अदर हिंज्ड। कह रहा है कि यूलर्स क्रिपलिंग लोड की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला क्या होगा अगर कॉलम का एक एंड फिक्स है और दूसरा हिंज्ड है। देखो, ये एंड कंडीशन से पहले यूलर्स क्रिपलिंग लोड क्या है वो बताता हूँ। यूलर्स ने फॉर्मूला दिया था क्रिपलिंग लोड निकालने के लिए, बकलिंग लोड निकालने के लिए लॉन्ग कॉलम्स में कि उनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी। फॉर्मूला था लोड कैरिंग कैपेसिटी π² EI/L का स्क्वायर। ई हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आई आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रॉस सेक्शन का, L आ गया इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। देखो, कंडीशन क्या है, ये कह रहा है कि एक एंड हिंज्ड है और दूसरा फिक्स्ड है, तो L होती है अनसपोर्टेड लेंथ या एक्चुअल लेंथ होती है कॉलम के एक एंड से दूसरे एंड तक लेंथ, और इफेक्टिव लेंथ वो लेंथ होती है विच टेक पार्ट्स इन बकलिंग, मतलब जो बकल हो सकती है। यहाँ फिक्स करने की वजह से कुछ लेंथ हमारी रिजिड हो जाती है जो बकल नहीं होती। तो एक एंड अगर फिक्स है, दूसरा हिंज हो, उस वक्त जो इफेक्टिव लेंथ है एक्चुअल लेंथ /√2 के बराबर होती है। तो यहाँ L² पे हम L/2 डालेंगे, ये हो जाएगा L² और √2 हमारा 2 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा 2π² EI/L का स्क्वायर। देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले ये जो यूलर्स लोड कैरिंग कैपेसिटी है, ये फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट स्ट्रेसेस को इग्नोर करता है अपने फॉर्मूले में, तो इसीलिए सिर्फ लॉन्ग कॉलम्स के लिए वैलिड है। दिस फॉर्मूला इज़ नॉट वैलिड फॉर शॉर्ट कॉलम्स। इसके अलावा देखो, एंड कंडीशंस कितने तरह की हो सकती हैं। पहली, बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। देखो, ये एंड भी फिक्स, ये एंड भी फिक्स हो सकता है कॉलम का। उस वक्त जो इफेक्टिव लेंथ है जो बकल हो सकती है एक्चुअल लेंथ के हाफ होती, मतलब टोटल लेंथ के हाफ ही हमारी इफेक्टिव लेंथ होती है। दूसरा, अगर दोनों एंड हिंज हैं तो जितनी अनसपोर्टेड लेंथ है उतनी इफेक्टिव लेंथ होगी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, याद रखिएगा। तीसरा, अगर एक एंड फिक्स है और दूसरा हिंज है तो इफेक्टिव लेंथ L/√2 जो केस हमें पूछा था। और चौथा, अगर एक एंड फिक्स है और दूसरा फ्री है तो इफेक्टिव लेंथ एक्चुअल लेंथ के 2 टाइम्स होती है। तो यहाँ पे मैंने इफेक्टिव लेंथ को इक्विवेलेंट लेंथ भी कहते हैं और एक्चुअल लेंथ को अनसपोर्टेड लेंथ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए आपकी स्क्रीन पर। रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ कॉलम टू द लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉलम इज नोन एज। लेंथ ऑफ कॉलम टू लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, उसको कहते हैं स्लेंडरनेस रेशियो, याद रखिएगा। और लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हुआ, देखो लेंथ ऑफ कॉलम तो हमें पता है अनसपोर्टेड लेंथ, तो लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन होता है ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों पे निकाल के मिनिमम डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये होता है लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ कॉलम टू लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन वो होता है स्लेंडरनेस रेशियो।
क्वेश्चन नंबर 56 देखिए इंपॉर्टेंट है, ये भी कॉलम से रिलेटेड है। रेफर रैंकाइंस एम्पिरिकल कोरिलेशन फॉर बकलिंग लोड ऑफ एन इंटरमीडिएट कॉलम, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए एंड विल बी लीस्ट फॉर द कॉलम मेड ऑफ। कह रहा है कि जो रैंकाइन एम्पिरिकल फॉर्मूला है बकलिंग लोड निकालने के लिए इंटरमीडिएट कॉलम के लिए, उसमें जो रैंकाइन कांस्टेंट होता है ए, उसकी वैल्यू कौन से कॉलम के लिए लीस्ट होगी अगर वो किस मटेरियल का बना हो। देखो वो रॉट आयरन के लिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो रैंकाइन्स गॉर्डन फॉर्मूला है क्या, हमने यूलर्स फॉर्मूला के बारे में पढ़ा विच वॉज वैलिड फॉर लॉन्ग कॉलम्स, बट रैंकाइन्स गॉर्डन फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कॉलम, चाहे वो शॉर्ट है लॉन्ग है। और इससे लोड कैरिंग कैपेसिटी कैसे निकलती है, कैसा भी कॉलम हो, सिग्मा सी एरिया अपान 1 प्लस ए रैंकाइन कांस्टेंट इंटू एल अपान के का होल स्क्वायर। सिग्मा सी कंप्रेसिव स्ट्रेस है या डायरेक्ट स्ट्रेस है, मतलब ये डायरेक्ट स्ट्रेसेस को कंसीडर कर रहा था। लोड अपान एरिया, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया कॉलम का, एल इफेक्टिव लेंथ कॉलम की, के लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन जो पीछे बताया मैंने, और ए रैंकाइन कांस्टेंट। तो रैंकाइन मटेरियल देखो कैसे निकलता है, इस ए की वैल्यू होती है सिग्मा सी अपान पाई स्क्वायर ई। तो कॉस्ट आयरन के लिए ये होता है 1 अपान 1600, रॉट आयरन के लिए 1 अपान 9000, माइल स्टील के लिए 1 अपान 7500, टिम्बर के लिए 1 अपान 3000। तो सबसे कम वैल्यू ए की किस मटेरियल के कॉलम के लिए होगी, रॉट आयरन के लिए, और सबसे ज़्यादा किसके लिए होगी, कॉस्ट आयरन के लिए। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 57 देखिए आपकी स्क्रीन पर। द कंप्रेशन मेंबर ऑलवेज टेंड टू बकल इन, जो हमारे कंप्रेशन मेंबर्स होते हैं वो किस डायरेक्शन में बकल होते हैं, जिस एक्सिस पे रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू कम हो वहाँ पे वो बकल होंगे। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 58, नंबर ऑफ अननोन इंटरनल फोर्सेस इन ईच मेंबर ऑफ ए रिजिड जॉइंटेड प्लान फ्रेम इज गिवन बाय, मतलब नंबर ऑफ अननोन इंटरनल फोर्सेस हर एक मेंबर में कितनी होती है रिजिड जॉइंटेड प्लान फ्रेम में, जो नीचे डायग्राम में दिया हुआ है। देखो रिजिड जॉइंटेड प्लान फ्रेम में नंबर ऑफ अननोन इंटरनल फोर्सेस 3 होती हैं, ठीक है। जो इंटरनल फोर्सेस है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल रिएक्शन और मोमेंट, इंटरनल फोर्सेस अननोन 3 होती हैं। और एक्सटर्नल फोर्सेस भी हमारी 3 होती हैं, वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और मोमेंट के अपोजिट जो रिएक्शन होगी, ये हमारा 3 होता है। तो इसके लिए जो अननोन फोर्सेस है वो 3 होती है। और वहीं अगर कभी पूछे रिजिड जॉइंटेड स्पेस फ्रेम के लिए, ये प्लेन फ्रेम के लिए 3 होती है। रिजिड जॉइंटेड स्पेस फ्रेम के लिए नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेस हमारी जो होती हैं वो 6 होती हैं, याद रखिएगा। प्लेन फ्रेम हमारा 2D होता है और स्पेस फ्रेम हमारा 3D होता है, जैसे डायग्राम में दिखाया। इसके अलावा देखिए याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लेन स्ट्रक्चर के लिए फिक्स पोर्ट पे नंबर ऑफ रिएक्शंस 3 होती हैं। देखो ये हमारी फिक्स पोर्ट है कोई भी बीम की, तो यहाँ पे 3 रिएक्शंस होती है, मतलब 3 तरह का रेजिस्टेंस देता है। इट कैन रेजिस्ट वर्टिकल लोड, इट कैन रेजिस्ट हॉरिजॉन्टल लोड, इट कैन आल्सो रेजिस्ट द मोमेंट्स। बट अगर हिंज पोर्ट हो तो नंबर ऑफ रिएक्शंस पोर्ट पे 2 ही होती हैं, एक वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, ये मोमेंट्स को अलो करती है। और रोलर पोर्ट सिर्फ वर्टिकल लोड्स को रोकती है, उसके अगेंस्ट रिएक्शन देती है, बाकी हॉरिजॉन्टल और मोमेंट्स को अलो करती है। वहीं अगर स्पेस स्ट्रक्चर है तो उसमें फिक्स पोर्ट पे अननोन रिएक्शन 6 होती हैं, ये इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर बनता है। और हिंज पोर्ट के लिए 3 होती हैं और रोलर पोर्ट के लिए 1 होती हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, फॉर ए पिन जॉइंटेड प्लेन स्ट्रक्चर टू बी स्टैटिकली डिटरमिनेट द नेसेसरी कंडीशन इज वेयर। पिन जॉइंटेड प्लेन स्ट्रक्चर के लिए, देखो स्पेस स्ट्रक्चर नहीं कह रहा है, प्लेन स्ट्रक्चर के लिए वो स्टैटिकली डिटरमिनेट हो तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखो पिन जॉइंटेड प्लेन स्ट्रक्चर के लिए ट्रस में जो नंबर ऑफ अननाउंस हैं इट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर्स प्लस नंबर ऑफ रिएक्शंस। तो देखो नंबर ऑफ इक्वेशंस अवेलेबल कितनी होती हैं, जितने जॉइंट्स होते हैं उनके 2 टाइम्स, मतलब 2J। और स्टैटिकली डिटरमिनेट होने के लिए पिन जॉइंटेड प्लेन स्ट्रक्चर ट्रस को वहाँ पे जो नंबर ऑफ इक्वेशंस है, मतलब 2J है, इट मस्ट बी इक्वल टू m+3, मतलब नंबर ऑफ इक्वेशंस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ अननाउंस। तो नंबर ऑफ इक्वेशंस क्या है 2J, 2 इंटू नंबर ऑफ जॉइंट्स, और इक्वेशन अननाउंस क्या है नंबर ऑफ मेंबर्स प्लस नंबर ऑफ रिएक्शंस। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा देखो हमारे 3 तरह के फ्रेम्स होते हैं। एक होता है परफेक्ट, जिसको एफिशिएंट फ्रेम कहते हैं, जिसमें जो हमारे नंबर ऑफ मेंबर्स है, यहाँ से जो m है इट इज़ इक्वल टू 2J माइनस r। तो नंबर ऑफ मेंबर्स इज इक्वल टू 2J माइनस r। जैसे ये देखिए हमारे पास ट्रस है, इसमें मेंबर्स कितने 1 2 3 और जॉइंट कितने 1 2 3, 2 3 6 माइनस 3 3। तो इसको कहते हैं परफेक्ट या एफिशिएंट फ्रेम। इम्परफेक्ट या डेफिशिएंट फ्रेम कौन सा होता है, जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स कम हो 2J माइनस 3 इक्वेशन से।
तो जैसे ये फ्रेम है, इस पर काउंट कर लो नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, और जॉइंट कितने 1 2 3 4 5 6, 2 6 12 -3 9। तो यहाँ पे 2j -3 ज़्यादा है तो इम्परफेक्ट या डेफिशिएंट। रिडंडेंट में नंबर ऑफ़ मेंबर्स ज़्यादा होते हैं, इस फ्रेम के काउंट कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, मैकेनिक्स और स्ट्रक्चरल एनालिसिस का लास्ट क्वेश्चन। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप टोटल 60 टॉपिक्स देख लीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी एग्जाम के लेके। द बीम शोन बिलो इज इंटरडिमेट ऑफ डिग्री, सॉरी इंटरडिटर्मिनेट। देखो स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी इस बीम के लिए पूछ रहा है। ये जो बीम दिया हुआ है इसकी स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी क्या है। देखो स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी अगर निकालनी हो, इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस माइनस नंबर ऑफ अवेलेबल इक्विलिब्रियम। तो नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस क्या है, एक ये देखो रोलर सपोर्ट है, इट रेजिस्ट ओनली 1 एक्सटर्नल लोड। ये भी एक वर्टिकल रिएक्शन देगी, फिक्स्ड है तो ये 3 देगी, 3 4 5, और अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 होती हैं, 3 -2। तो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी है, 2, इफ़ ओनली वर्टिकल रिएक्शन अवेलेबल। तो ये हमारे टोटल 60 क्वेश्चंस हो गए। तो इन 60 टॉपिक्स को आप कर लीजिए, इनमें से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा हम स्टार्ट करेंगे एस्टिमेट को, मतलब कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स को, जिसका कंटेंट भी 15 मार्क्स का है। और लास्ट बचेगा हमारा सॉइल मैकेनिक्स। तो यहाँ से टोटल हमारे 10 सब्जेक्ट जेके एसएसबी जेई सिविल के लिए हो जाएंगे। देखो कोई देख नहीं रहा है, बट अगर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपकी, मैं बता रहा हूँ आपको। तो चलिए गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स को।